हेलो मैन, वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, जब हम रिवर्स इन बिहार कर रहे थे, कि रिवर्स से जुड़े कुछ एक और टॉपिक जो हमें देखनी होती हैं वो है रिवर प्रोजेक्ट्स इन बिहार। जो जो नदियाँ जो हैं बिहार में जो आई हैं बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए, फ्लड का जो नियंत्रण है उसको, बाढ़ को देखने के लिए, उनके लिए, इन सबको देख रेख करने के लिए, हाइड्रो पावर जनरेट मतलब जो पानी से जो बिजली जनरेट होती है उसको करने के लिए। तो जो पहला प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं वह है कोसी प्रोजेक्ट। कोसी प्रोजेक्ट को नेपाल में सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। यह इंडिया और नेपाल का एक जॉइंट वेंचर है, मतलब दोनों देशों ने मिल करके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। इस प्रोजेक्ट को अगर बात किया जाए तो जो काम शुरुआत हुई थी इस पे बांध कोसी प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो 1955 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था और कंप्लीट हुआ था ये 1963। काफ़ी लंबा समय तक चला था, क्योंकि ये आज भी बिहार का बोल सकते हैं इसे कि लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है जो अब तक एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी जो मेन पर्पस था इस प्रोजेक्ट को लगाने का, उस प्रोजेक्ट को लगाने का जो मेन पर्पस देखा गया था वो था हमारा जो इरिगेशन की सप्लाई, मतलब जो सिंचाई के, खेतों की सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए थी उसको करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लगाया गया था। फिर जो बाढ़ जो आते थे कोसी, जैसे हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था, कोसी जो है वो बाढ़ का कहर अक्सर मचाते रहता है, क्योंकि जो कटाव है वो फिक्स और स्थिर नहीं रहता। जब भी बारिश का मौसम होता है उस वक्त क्या होता है कि कोसी अपना कटाव काफ़ी अलग तरीके से काटते रहता है, जिसकी वजह से कोसी नहर को हम बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम इसे सौरो बिहार भी कहते हैं। इसके कारण से इसका जो कोसी प्रोजेक्ट लगाने का एक जो मेजर जो कारण था वो था हाइड्रो पावर जनरेशन, जो पानी से जो बिजली पैदा होती है वो था, बाढ़ का नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल उसको देखना था, साथ ही साथ सॉइल कंजर्वेशन, जो नदियों की वजह से जो ज़मीनी के जो कटाव हो रही हैं उन ज़मीन को बचाना काफ़ी ज़रूरी हो गया था बिहार में, क्योंकि बिहार में इससे खेती जो थी वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रही थी। क्योंकि बिहार में खेती काफ़ी भारी मात्रा में हो रही है, तो इन नदियों की वजह से जो भी हिमालयन नदी हैं उनके वजह से क्या है, बिहार में काफ़ी ज़्यादा खेतों की नुकसानी हो रही थी, उनके फसल की काफ़ी नुकसानी हो रही थी, इसलिए इन सारे प्रोजेक्ट्स को लगाया गया था। पहला मैं बात कर रहा हूँ कोसी प्रोजेक्ट। तो इसकी जब यह प्रोजेक्ट जब बन के तैयार हुआ तो इसका जो एवरेज वाटर फ्लो देखा गया था वो 2.5 लाख क्यूबिक से के हिसाब से ये पानी, उसमें एवरेज पानी जो है वो फ्लो कर रहा होता है। इसको जो है ऐसा कहा जाता है कि जो ये मेन प्रोजेक्ट, चूँकि यह जॉइंट वेंचर है नेपाल और इंडिया का, इसलिए इसका बोल सकते हैं कि ये हनुमान नगर बांध, हनुमान नगर बैरेज जो कि नेपाल में है, ठीक है। हनुमान नगर बैरेज से जो मेन बांध है हनुमान नगर डैम और रिजर्वायर जिसे हम कहते हैं उसे निकाला गया था, ठीक है। और जो इरिगेशन के लिए जो एरिया का जो कैपेसिटी थी ये हनुमान नगर, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हनुमान नगर डैम एंड रिजर्वायर कहाँ पे लोकेटेड है और किस रिवर से ये रिलेटेड है, किस रिवर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो कोसी रिवर प्रोजेक्ट के से हनुमान नगर डैम एंड रिजर्वायर हमारा ये रिलेटेड है। साथ ही इसमें ये देखने वाली बात होती है कि जो ये एक एवरेज तरीका से देखा जाए तो ये 3.1 लाख हेक्टेयर एरिया ऑफ लैंड को इरिगेट मतलब सिंचाई करने का क्षमता रखता है, जो हनुमान नगर डैम एंड रिजर्वायर है। अब इसमें जो हनुमान नगर डैम एंड रिजर्वायर है इनमें 3 मुख्य तरह का कनाल, जिसे हम नहर भी बोलते हैं, ये निकाली गई थी। पहला हुआ था ईस्ट कोसी कनाल, फिर है वेस्ट कोसी कनाल, फिर है हमारा राजपुर कनाल। ये जो ईस्ट कोसी कनाल है, जिसे हम ईस्ट कोसी नहर भी बोलते हैं, पूर्वी कोसी नहर, यह जो है वो ये हनुमान नगर जो था है ना, हनुमान नगर बैरेज, इसके लेफ्ट साइड से निकलता है। नाम है ईस्ट कोसी कनाल बट निकलता कहाँ से है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। साथ ही साथ जो वेस्ट कोसी कनाल है या राइट साइड, हनुमान नगर जो है वहाँ पे वो राइट साइड से निकलता है हमारा ये वेस्ट कोसी कनाल। जो मेन ब्रांच, जो ईस्ट कोसी कनाल का जो मेन ब्रांच है, जो हनुमान नगर डैम एंड रिजर्वायर से जो निकला हुआ है, उसका जो लॉन्गेस्ट जो मेन डैम का जो लंबाई है वो है 44 किलोमीटर की लंबाई एग्जिस्ट करता है। फिर एक ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कभी कभी बीपीएससी और बिहार एसआई के पेपर में पूछ दिए जाते हैं कि राजपुर कनाल, जो राजपुर का जो नहर है, यह किस रिवर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। और ये
तो ये बिहार से के जो कोसी का प्रोजेक्ट है, जो इंडो और नेपाल का जो जॉइंट वेंचर है, उससे ये रिलेटेड है, और ये अभी लेफ्ट साइड से आता है। ये जो हमारा ईस्ट कोसी कनाल है, इसमें एक तरीके से देखा जाए तो एक हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना हुई थी ईस्ट कोसी कनाल के माध्यम से। अगर देखा जाए तो जो कटैया एक जगह है, इसको ऐसे देख सकते हैं कि पावर प्लांट इन कटैया, KATAYA, जो ईस्ट कोसी कनाल है ना, ईस्ट कोसी नहर, इससे क्या है कि एक हाइड्रो पावर प्लांट की जो स्थापना हुई थी, जो कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से जो बिजली पैदा होती है, उसमें यह इस्तेमाल किया जाता है। कटैया एक जगह है जहाँ पे इस हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना या सेटअप बोल सकते हैं, ये किया गया था। दूसरा है हमारा गंडक प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने बताया था जो गंडक नदी है हमारी, यह ओरिजिनेट नेपाल से होती है, बट जब इंटर करती है चंपारण में तो ये यूपी का बॉर्डर गोपालगंज एरिया साइड का शेयर करते हुए यह इंटर करती है हमारे बिहार में। और बिहार में इंटर करने को तो कुछ समय बिहार और यूपी का बॉर्डर शेयर करते हुए इंटर करती है, और फिर ये आ करके हमारे गंगा नदी जो पटना के पास है, वहाँ पे ये मिल जाती है। अब चूँकि यह नेपाल, यूपी और बिहार तीनों 2 स्टेट और एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, तो इसलिए यह जॉइंट वेंचर है, वो यूपी बिहार का जॉइंट वेंचर है। बट इसमें नेपाल गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी काफ़ी इसमें योगदान और अपना सपोर्ट दिया हुआ है। इसका कारण ये है कि इसमें जो 2 हाइड्रो पावर प्लांट जो सेटअप किए गए, पहला एक सूरजपुरा में सेटअप किया गया जो नेपाल में पड़ता है, और एक किया गया नियर वाल्मीकि नगर। तो चूँकि यह यूपी, बिहार और नेपाल के सपोर्ट के साथ हुआ था, तो 2 हाइड्रो पावर प्लांट का इसे यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। 2 हाइड्रो पावर प्लांट जिनका काम था हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का पैदा करना है, उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो जो सूरजपुरा का जो प्लांट बनाया गया हाइड्रो पावर प्लांट, वो नेपाल में स्थित है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 15 मेगावाट की कैपेसिटी, जिसकी हाइड्रो पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो कैपेसिटी है, इसकी जो विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है, इसकी 15 मेगावाट की क्षमता है। और जो दूसरा बनाया गया वो नियर वाल्मीकि नगर के पास बनाया गया। वाल्मीकि नगर हमारा पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। इसकी भी कैपेसिटी सेम रखी गई थी, 15 मेगावाट की। अब ये जो गंडक प्रोजेक्ट के ऊपर जो डैम बनाया गया, उस डैम से कुल 4 जो कनाल थे, 4 नहरें निकाली गई थी। और ये जो डैम बनाया गया ना, यह बिहार में ही बनाया गया। जो भैंसा लोटन एक जगह है हमारा वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, भैंसा लोटन, वहाँ पे इसके ऊपर जो गंडक नदी के ऊपर जो डैम बनाया गया, गंडक जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो डैम बनाया गया, वो भैंसा लोटन में बनाया गया है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैंसा लोटन कहाँ पे है और इसके ऊपर कौन से रिवर प्रोजेक्ट का जो है वो डैम बनाया गया है। मैंने बताया कि जैसे कि 4 कनाल हैं, 4 नहरें हैं जो इस गंडक प्रोजेक्ट के डैम से जो निकलती हैं। इसमें हमारा जो पहला आता है वह है सारण कनाल, फिर जाता है तिरहुत, त्रिवेणी और तिऊर कनाल। जब हम रिवर्स पढ़ रहे थे बिहार का, तब मैंने बताया था गंडक में जो सबसे जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले जो कनाल होते हैं, त्रिवेणी कनाल के बारे में बताया था और सारण कनाल के बारे में बताया था। सारण कनाल नाम से ही पता चलता है कहाँ पे होगा, वो सारण में होगा, बिहार के सारण जिले में पड़ता है। ठीक है, इसको सारण कनाल को हम वेस्टर्न गंडक कनाल भी बोलते हैं, मतलब पश्चिमी जो गंडक कनाल है, पश्चिमी नहर बोलते हैं, इसको बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है वह 200 किलोमीटर है। बट 200 किलोमीटर की लंबाई ठीक है, बट इसमें से जो 19 किलोमीटर है वो नेपाल में पड़ता है। ये पूरी जो लंबा चौड़ा जो कनाल बनाया गया है, उसमें से 200 किलोमीटर की लंबाई बना दी गई, लेकिन उसमें से जो 19 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर, वो नेपाल में पड़ता है। 112 किलोमीटर जो है वो यूपी में पड़ता है, और 69 किलोमीटर है, सिर्फ 69 किलोमीटर ही बिहार में इस कनाल का जो पार्ट पड़ता है। ठीक है, साथ ही सेकंड आता है हमारा तिरहुत कनाल। तिरहुत कनाल जो है हमारा, वो इसको हम ईस्टर्न गंडक कनाल भी बोलते हैं, मतलब पूर्वी गंडक नहर बोलते हैं, जिसकी लंबाई है 293 किलोमीटर। फिर आता है हमारा त्रिवेणी कनाल और तिऊर कनाल। जो त्रिवेणी और तिऊर कनाल हैं, ये दोनों के दोनों हमारे चंपारण में पड़ते हैं।
अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, जो तिरहुत कनाल है, जो तिरहुत कनाल के बारे में हम बात कर रहे थे, ये तिरहुत कनाल जो है वो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के एरिया को, सीतामढ़ी वाले एरिया में ये सिंचाई के लिए पानी सप्लाई देता है। तो इसी कारण से एक हमें जानने को मौका मिलता है कि जो हम जब चंपारण की बात होती है तो उसमें ये देखने को मिलता है कि तिरहुत कनाल का काफ़ी ज़्यादा जो सिंचाई और खेती के लिए है इसमें योगदान रहा है। आगे हम देखने वाले हैं सोन रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। सोन रिवर के प्रोजेक्ट का जो है वो एक है कि ये पहला जो इरिगेशन प्रोजेक्ट था, जो सोन रिवर पर जो प्रोजेक्ट बनाया गया था वो पहला एक सिंचाई का जो प्रोजेक्ट था जिसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। मल्टीपर्पज़ कहने का मतलब है कि पहले ये सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता, पर बाद में इसको सॉइल कंजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल कर दिया गया, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल कर दिया गया। मतलब बिहार के ये पहला प्रोजेक्ट है जो सिर्फ सिंचाई की शुरुआत जिसकी हुई थी वो सिंचाई के लिए हुआ था, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत। बट आगे चल के इसको और आगे बढ़ा दिया गया और इसको मल्टीपर्पज़ बना दिया गया। ये जो सोन प्रोजेक्ट है ना, इससे दो कनाल को, दो जो नहरें हैं वो निकाली गई थी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। तो एक ईस्ट डायरेक्शन वाले को बोलते हैं ईस्ट सोन कनाल और वेस्ट वाले को बोलते हैं वेस्ट सोन कनाल। 1974 में जब इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए कृषि के में जब सिंचाई की ज़रूरत पड़ी तो 1974 में जो सोन कनाल जो सोन रिवर था उससे दो कनाल निकाली गई। हमारा एक ईस्ट में निकाल लिया गया, एक वेस्ट में निकाल लिया गया। अब जो हमारा ईस्ट वाला जो कनाल है ना, जो अब ये जाहिर सी बात है कि जब सिंचाई के लिए निकाला ही गया तो कौन कौन से एरिया हम इसको सिंचाई करेंगे। तो जो ईस्ट वाला है उसमें औरंगाबाद का एरिया आ गया, हमारा जहानाबाद आ गया, पटना आ गया और गया आ गया। जो वेस्ट वाला है उसमें हमारा भोजपुर आ गया, बक्सर आ गया, अपना रोहतास आ गया और कैमूर आ गया। ये जो ज़िले हैं ये ईस्ट और वेस्ट में इनको सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया गया। ये जो हमारा सोन प्रोजेक्ट है, सोन, इस पर भी दो हाइड्रो पावर प्लांट को सेटअप किया गया। एक जो हमारा डेहरी ऑन सोन जो है जो 1873 के आसपास में इसको किया गया था, ठीक है। फिर अगर मैं इस तरह से बात करूं तो ये अपना था 1873 के अराउंड इसको किया गया था। फिर सेकंड जो अपना हाइड्रो पावर प्लांट हुआ वो है वरुण। अब इन दोनों की जगह जो प्रोडक्शन कैपेसिटी की मैं बात करूँ कि कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं, तो जो हमारा डेहरी ऑनसन पे जो हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया वो 6.6 मेगावाट की बिजली पैदा कर सकता है और जो वरुण है वो 3.3 मेगावाट की बिजली पैदा कर सकता है। एक बांध भी बनाया गया था सोन नदी पे ऊपर जिसका नाम है इंद्रपुरी बैरेज। इंद्रपुरी बांध को बनाया गया था जो रोहतास में इसको बनाया गया था 1968 में, जो कि 8 किलोमीटर लंबा बांध है। इसको बनाया गया था सोन नदी के ऊपर ही बनाया गया था। फिर हम आगे जो है आगे हम देखने वाले हैं कौन कौन से। दुर्गावती जो नदी थी, दुर्गावती नदी के ऊपर कौन से बांध बनाए गए थे, कौन सा प्रोजेक्ट किया गया, उस पे ऊपर हम देखने वाले हैं। फिर आगे हम देखेंगे दुर्गावती प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था मैं। दुर्गावती जो रिवर है यह ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ से निकलती है, तो ये कैमूर की पहाड़ी से निकलता है और जो कर्मनासा नदी है उसमें जाकर के ये खत्म होता है। जो दुर्गावती रिवर है, दुर्गावती जो है नदी बोलते हैं। अब कर्मनासा के बारे में भी मैंने अपने जो रिवर वाले लेक्चर में बताया हुआ था कि जो उसको हम अपवित्र नॉन होली रिवर भी कहते हैं। 1962 में एक डैम बनाया गया, दुर्गावती जो नदी थी उसके ऊपर, जिसे हम दुर्गावती प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। एक डैम बनाया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई करना, खेतों की, बिहार में जो खेती वाले जो ज़मीन है उनकी सिंचाई करने के लिए 1962 में एक दुर्गावती नदी के ऊपर एक डैम की स्थापना यह बनाया गया था, जो कि जिसकी कैपेसिटी थी 17,325 हेक्टेयर लैंड की। जो 17,325 हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई करने की क्षमता के हिसाब से एक डैम 1962 में यहाँ पे बनाया गया। साथ ही जो दुर्गावती नदी के ऊपर जो रिजर्वायर, जो जमाव, जो रिजर्वायर उसको बोलते हैं जहाँ पे पानी का जमा किया जा सकता है और बाद में ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से पानियों को छोड़ा जाता है। विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ जो एग्रीकल्चर लैंड है, खेती वाले जो ज़मीन है उन पर छोड़ा जाता है। तो जो ये दुर्गावती रिजर्वायर है इसको हम करमचाट डैम के नाम से भी जानते हैं।
तो ये आपने याद करने में काफ़ी ये ईजी पड़ता है। फिर एक आता है हमारा बागमती प्रोजेक्ट, जो बागमती जो नदी थी उसके ऊपर एक बागमती प्रोजेक्ट को लगाया गया था, जिसे बागमती डैम बोलते हैं। इस बागमती प्रोजेक्ट में क्या था, एक कनाल, एक नहर को निकाला गया था, जहाँ पर क्या किया गया था, एक डैम बना दिया गया था। और वो कहाँ पे बनाया गया था, तो रामनगर में बनाया गया था, जो सीतामढ़ी में एक ढांग रेलवे स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, उसी के पास में इसको बनाया गया था। तो ये कुछ प्रमुख जो रिवर प्रोजेक्ट्स थे जो बिहार गवर्नमेंट ने सिंचाई के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए, जो कभी कभी तो ऐसा बोल सकते हैं मलेरिया को, जो पानी, गंदे पानियों के जमाव के, सब मलेरिया होता है। तो इन डैम्स के होने की वजह से क्या हुआ कि मलेरिया बीमारी जो पहले इतनी भयंकर रूप ले लिया करती थी, आज इनकी समस्या काफ़ी कम हो गई है। इन डैम की वजह से एक काफ़ी योगदान रहा है कि मच्छरों का जो जमाव होता है वो नहीं हो पाता। साथ ही साथ जो हमारा ओवरऑल बात करें तो बाढ़ की समस्या पहले के मुकाबले अभी काफ़ी कम हो गई है। पहले अक्सर देखा जाता था कि हाँ बाढ़ आ गए हैं, अब सिर्फ बाढ़ तभी देखने को मिलता है जब एक्सेसिव मात्रा में जब बारिश हो जाए, या फिर जब नेपाल या किसी अदर कंट्री से अगर पानी को यहाँ पे बिहार में छोड़ दिया जाए। तो इसी के साथ जो हमारा रिवर्स इन बिहार और रिवर प्रोजेक्ट इन बिहार था, ये हमारा जो टॉपिक था वो अब इसी के साथ ये समाप्त होता है। फिर हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।